अगर ये चॉकलेट रिप्रेजेंट करती है आपकी एनुअल इनकम को, तो क्या आप उसे पूरा खा पाओगे? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। Don't forget to like and subscribe. तो आपकी इनकम के ऐसे कुछ पार्ट है जो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है टैक्सेशन के लिए, जो है आपके एचआरए, ग्रेजुटी, एलटीए और लीव एनकैशमेंट। इसके बाद बारी आती है उन कंपोनेंट्स की जिसके लिए आप टैक्स सेविंग्स करते हैं, जैसे कि एटीसी। इसमें आते हैं ईएलएसएस, पीपीएफ फंड्स, एलआईसी एज वेल एज टर्म इंश्योरेंस। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट आता है टैक्स सेविंग्स के लिए, वो आता है एटीडी के अंदर, जहां पे आप हेल्थ इंश्योरेंस से कवरेज करते हैं। और इसके बाद आती है बारी एटीसीसीडी की, जहां पे हम एनपीएस से टैक्स सेविंग करते हैं। इसके बाद बारी आती है होम लोन्स की। तो होम लोन का इंटरेस्ट आप टैक्स सेव में प्लान कर सकते हैं अंडर US 24B। So these are the tax saving instruments that helps you to save your tax. अब इसके बाद जो भी इनकम बचती है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर ये इनकम 10 लाख से ऊपर है तो सीधे तौर पे आप 30% टैक्स देते हैं। और जब ये रिमेनिंग इनकम 5 लाख रुपए से नीचे चली जाती है तो आपको कुछ और टैक्स रिबेट मिलती है अंडर 87A। तो हर साल इंक्रीमेंट होने के बाद हमारी इनकम कुछ ना कुछ तो बढ़ती है, इसके साथ साथ हमारा टैक्स भी बढ़ता है। लेकिन एक बेहतर टैक्स प्लानिंग आपका मैक्सिमम टैक्स बचा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एटीसी की। आमतौर पर जब एटीसी की बात आती है तो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 तक 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना बचा सकते हैं। लेकिन इस 1.5 लाख रुपए को सेव करने के लिए हम ऐसी कौन सी प्लानिंग करें जिसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो? आमतौर पर देखा जाता है कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस या एंडोर्समेंट प्लान तो लेते हैं, लेकिन उसका रिटर्न अगर आप कंपाउंडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी हद तक कम निकलता है। आपको कवरेज तो मिल जाती है, बट स्टिल इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे वो कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाते। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे अपना एटीसी आप बेहतर प्लान कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। और इसके लिए जो सोल्यूशन है वो है ELSS। शायद आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। इसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। देखिए ELSS है क्या और ये कैसे काम करता है, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। ELSS एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जिसमें 3 साल का लॉक इन मिलता है। 3 साल से पहले आप इसमें से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, और 3 साल के बाद अगर आप इसमें कंटिन्यू रखते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपके इन्वेस्टमेंट्स पे मिलता ही है। अब इस ELSS म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं एटीसी के अंदर आने वाले कुछ और इंस्ट्रूमेंट पे, और देखते हैं कैसे ELSS आपके रिटर्न्स को बेहतर बना पाता है। और आपके पास लॉक इन का पीरियड भी जो इसके अंदर 3 साल है वो एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट काफी कम है। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ के बारे में। काफी कॉमन है, काफी पॉपुलर है। आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके पीपीएफ आप आसानी से खुलवा सकते हो, लेकिन पीपीएफ को ओपन करने के बाद 15 साल तक का इसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है। तो 15 साल से पहले पैसे आप नहीं निकाल सकते, नहीं विड्रॉ कर सकते, और इसके बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पीपीएफ का अमूमन इंटरेस्ट जो इस समय है वो अप्रोक्स 7.10% के आसपास है। जब पीपीएफ स्टार्ट हुआ तो ये करीब 8.5 से 9% के हिसाब से था, आज से करीब 20-22 साल पहले। क्योंकि इसका एक इलस्ट्रेशन है जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर भी करूंगा। आज की डेट में 7.10% है, इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड। इसके बाद अगर आप जाते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, अगेन 5 ईयर्स का लॉक इन है, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो 7.70% के अप्रॉक्स है। कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि टैक्स सेविंग एफडीज, तो अगेन 5 ईयर्स का लॉक इन और 6 से 7% का मोटा मोटी इंटरेस्ट। इसके साथ साथ कॉमन एक और चीज़ फेमस है जो है LIC एंडोर्समेंट प्लान्स, जहाँ पे आपको 15 से 20 साल के लिए लॉग इन कर दिया जाता है। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, कुछ प्लान तो 25-25 साल तक के होते हैं, जिसमें लॉक इन तो इतना ज़बरदस्त होता है, लेकिन अगर आप उसका रिटर्न्स देखें तो वो बहुत ही कम होता है। वहाँ पे आप फंस जाते हो, उससे बाहर भी नहीं निकल पाते, क्योंकि अपने लॉक इन पीरियड से पहले तो आपको सरेंडर वैल्यू, सरेंडर चार्ज देना पड़ता है, जो आपकी 30% तक का आपको इसमें आपका जो भी इसमें पैसा डला हुआ है आपको मिल सकता है, और रिमेनिंग 70% वो सरेंडर वैल्यू के नाम पे डिडक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक बारी आती है ELSS फंड की, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये है कि ये सिर्फ 3 साल का लॉक इन देता है, और 3 साल के लॉक इन के बाद
जो अमाउंट होता है उसको आप विड्रॉ या स्विच कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें अगर इसके रिटर्न्स की, तो ऐसे भी कुछ ELSS म्यूचुअल फंड्स हैं जिसने 25% प्लस का रिटर्न्स दिया है। इसके अलावा अगर मैं एक स्टैंडर्ड ELSS की बात करूं तो आप इसको मिनिमम 12% से भी कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि ELSS से ज़्यादा बेनिफिट भी देता है। और इसको आप जब कंटिन्यू करते हैं 3 साल के बाद, तो 3 साल होने के बाद आपको टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, आप फिर से एक और ELSS फंड करा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कंपाउंडिंग है ये इसके ऊपर लगती रहेगी और आपका रिटर्न्स काफ़ी हैंडसम, काफ़ी अच्छा बनता जाएगा। और फ्यूचर में आप सेम AMC के अंदर कोई और फंड के अंदर भी अपना रिमेनिंग अमाउंट, अपना जो बैलेंस है, आपका जो सरप्लस है, ये कंप्लीट यूनिट्स, आप इसको स्विच भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। टैक्स और रिटर्न्स की, तो यहाँ पे PPF, नेशनल सेविंग स्कीम और टैक्स सेविंग FD, तो PPF के अंदर जो रिटर्न्स है वो कंप्लीट टैक्स फ्री है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और टैक्स सेविंग FD के अंदर जो टैक्स है दैट आर टैक्सेबल एज पर देयर स्लैब रेट्स, ऑलराइट। इसके बाद बात आती है ELSS की, तो ELSS के ऊपर बेसिकली कैपिटल गेन टैक्स काम करता है, क्योंकि आप 3 साल का लॉक इन आप ऑलरेडी दे ही चुके हो। तो 3 साल के लॉक इन के बाद जो आपकी अमाउंट होती है, अगर आप इसको स्विच करते हो या इसको आप विड्रॉ करते हो, रिडीम करते हो, तो जो आज इस फाइनेंशियल ईयर का जो रेट है वो है 12.5%, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो हम बात करते हैं एक इलस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ELSS को PPF के साथ। यहाँ से 24 साल पहले मार्च 2001 में अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट PPF में किया था और दूसरी तरफ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ELSS के अंदर किया था, और हर साल आप 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करते हैं, ओके। तो 24 साल बाद यानी कि मार्च 2024 में इसका वैल्यू कितना रहेगा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब ये PPF का रेट 2001 में था तो ये अप्रोक्स 9% के हिसाब से था, और उस समय ELSS का जो फर्स्ट ईयर का रिटर्न था वो 10.9% था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो जो PPF का जो इंटरेस्ट था वो ऑलमोस्ट 9 और 8% के बीच ही घूमा, और यहाँ पे ELSS की अगर मैं बात करूं तो ELSS के अंदर नेगेटिव रिटर्न भी रहा। एक बार तो 109% के आसपास पे रिटर्न मिला, क्योंकि यहाँ पे पूरा मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर ही रिटर्न्स काम करते हैं। जैसे जैसे हम नीचे समय की तरफ बढ़ते हैं तो रिटर्न्स PPF के 8%, 8.5%, 7.6% तक गिरे, और उसके बाद वो 7% की रेंज में रह गए। दूसरी तरफ ELSS के अंदर 72%, 1.5%, माइनस के अंदर भी कुछ साल रहा। ये बात है 2008 के बाद के मार्केट क्रैश की, तो -39%, उसके बाद 88.2%, और मार्च 2024 तक आते आते 38.9%। तो अगर हर साल 1-1 लाख रुपए PPF में और दूसरी तरफ 1-1 लाख रुपए ELSS के अंदर डाला गया, तो जो आज के टाइम का जो रिटर्न मिला है, उस रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो PPF के अंदर जो 24 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करे हैं, इसकी वैल्यू बैठती है 66,02,798 रुपए। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ELSS के अंदर, तो इस 24 लाख रुपए की वैल्यू है 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो यह है फर्क ELSS की इन्वेस्टमेंट का। एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो आपको और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड करके, मल्टीप्लाई करके एक बेहतर रिटर्न और एक बेहतर बेनिफिट देती है। तो कौन सा ELSS फंड बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए? आपको लॉन्ग टर्म रहना है या आपको 3 साल ही रहना है, और किस फंड्स के अंदर बेहतर रिटर्न आप कमा सकते हो, या आपका ऐसा कोई पोर्टफोलियो जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ ELSS फंड्स हैं जो 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं और आपको उस फंड से बाहर निकलना है, नेक्स्ट फंड में जाना है या उस फंड्स को स्विच करना है। इन सारी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, आप उस लिंक पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो टू एनालिसिस योर पोर्टफोलियो एंड गिव यू द बेस्ट कस्टमाइज पोर्टफोलियो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए तक सेव कर सकते हो, ATD के अंदर 75,000 रुपए तक का सेविंग कर सकते हो, और इसके बाद बारी आती है ATCCD NPS, जहाँ पे 50,000 रुपए आप NPS के अंदर डाल के अपना अमाउंट सेव कर सकते हो।
एटीसी के अंदर एक और चीज है टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस, जिसके बारे में मैंने बात करना अभी रह गया। तो टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एक सेपरेट वीडियो बनाने का मॉड्यूल है, लेकिन ये एटीसी के अंदर भी कवर होता है। ये एक प्योर इंश्योरेंस है जो आपके रिस्क को मैनेज करता है। और आमतौर पर लोग सबसे ज़्यादा गलती तब करते हैं जब वो एक एंडोर्समेंट प्लान लेते हैं जहाँ पे उनको इंश्योरेंस और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को क्लब करके दिया जाता है, जिसमें ना तो इंश्योरेंस का पूरा बेनिफिट मिल पाता है ना सेविंग का पूरा बेनिफिट मिल पाता है। अगर आप इसको सेपरेट कर देते हो, एक प्योर इंश्योरेंस लेते हो टर्म प्लान, और बाकी का अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट्स मॉड्यूल्स में अपनी रिस्क एपेटाइट, अपनी नीड के हिसाब से डालते हो, तो आपको दोनों तरफ एक बेहतर बेनिफिट मिलता है। तो इसके बारे में कभी किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अपना पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है जहाँ पे ELSS भी है आपकी टैक्स सेविंग के लिए, जहाँ पे NPS भी है आपकी रिटायरमेंट के लिए, जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस है आपके सेविंग अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है, और आपके पास एक टर्म प्लान भी है आपका फ्यूचर रिस्क को मैनेज करने के लिए, को कवर करने के लिए, तो बॉस यू हैव सेव्ड योर टैक्स, नाउ करो रिलैक्स। और अगर अभी भी आपने प्लानिंग नहीं करी है और आपको चाहिए एक बेहतर जानकारी और एक कंसल्टिंग, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करा सकते हैं अपने नीड्स के हिसाब से। तो अगर आपको ये जानना है कि अपना 85,800 रुपये तक का टोटल टैक्स आप लोग कैसे सेव कर सकते हैं, अगर मैं इसके ऊपर एक कंटेंट बनाऊँ, आपको एक इलस्ट्रेशन शेयर करूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर लेके आऊँ। तब तक के लिए करो रिलैक्स एंड सेव योर टैक्स, और अपनी चॉकलेट पूरी खाओ यार। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Don't forget to like and subscribe.